आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट होगा यहाँ पर मैथ्स का, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट को। और चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से, और इसी के अंतर्गत आज हम इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 जो है प्रश्नावली 1.1 से आज हम सॉल्व इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज की हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है इसे, और करते हैं सॉल्व। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम प्रश्नावली पर पहुँचने के लिए उसके लिए जो बेसिक बातें हैं उनको थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यदि आप उन्हें समझते हैं तो प्रश्नावली का हल आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातों को पहले हम समझ जाते हैं, जिससे हम हमारी प्रश्नावली से परिचित हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके अंतर्गत कुछ संख्याओं के बारे में बात की जाएंगी, और यहाँ पर क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो ही संख्या पद्धति का है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें कुछ संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या आप जानते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्राकृत संख्याएं होती है इनकी। देखिए प्राकृत संख्याएं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ संख्याएं यहाँ पर लिख रखी हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो हमारी संख्या रेखा ये इस दिशा में आगे की ओर कितना भी इसे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्याएं जो होती है ये क्या होती है, और इन्हें हम कभी कभी क्या होते हैं जब भूल जाते हैं, क्योंकि जब बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप कुछ भी किसी वस्तु को जब भी आप गिनना शुरू करते हैं तो आप गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? तो गिनती हम शुरू करते हैं कहाँ से? 1 से, है ना। और 1 से हमारी गिनती जो है वो कहाँ तक जा सकती, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जहां तक हमारी इच्छा हो, जहां तक हम गिनना चाहते हैं वहां तक हम जा सकते हैं। तो देखिए गिनती किसी भी वस्तु की जो हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग हम 1 से ही करते हैं। तो इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, और या फिर हम इन्हें गणन संख्या भी कह सकते हैं। अब गणन संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इनका काम जो है ना वो गिनने में, प्रयोग में ये आती हैं, इसलिए हम इन्हें गणन संख्याएं भी कह देते हैं। और ये बिल्कुल प्राकृतिक होती है, जिस प्रकार से हम प्राकृतिक रूप से वस्तुओं को गिनते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से ये संख्याएं होती है ना। तो नेचुरल नंबर मतलब जो हम गिनने में, प्रयोग में लाते हैं। अब ये सब देखिएगा, ये सभी नंबर जो है धनात्मक है, इसमें कोई भी ऋणात्मक नंबर शामिल नहीं है। चलिए यहाँ पर दूसरे प्रकार की संख्याओं की बात करते हैं। दूसरे प्रकार की संख्याएं जो है वो है पूर्ण संख्या। अब आप इसमें गौर करते हैं तो हमारी संख्याएं जो है वो शुरू कहाँ से हुई थी? 1 से, है ना। अब पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं, ये क्या होती हैं? तो देखिए इसी के अंतर्गत आप एक नंबर को ध्यान रखिएगा ना, इसी से सारे नंबर आपके जो है संख्याएं जो है वो बनती जाएंगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इस चित्र के अंदर और इसके अंदर आप देखते हैं दोनों में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क है 0 का। इसके अंदर 0 शामिल नहीं था, और जब हम प्राकृत जो संख्याएं होती हैं उन्हीं के अंदर जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं, अब हमने इसमें 0 भी शामिल कर लिया, तो 0 को जब शामिल कर लेते हैं तो फिर वो संख्याएं जो होती है वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं, है ना। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 से फिर अपरिमित हो जाती है, कहीं तक भी हम इनको ले जा सकते हैं, कहीं तक भी इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें आपने तो सिर्फ गिनती को याद रखा था, गिनती के कुछ अंकों को याद रखा था, उसी में आपने 0 लगा दिया आगे, तो फिर ये बन गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या के बाद में हम आ जाते हैं पूर्णांक संख्या पर, इंटीजर्स पर, है ना। अब पूर्णांक संख्या जो होती है वो क्या होती है? अब देखिए इन्हीं संख्याओं को आप इस रेखा को और इधर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और अब जब आप 0 से डाउन में जाएंगे, 0 से नीचे जाते हैं तो क्या आ जाता है? तो 0 से जब भी हम नीचे जाते हैं तो क्या आता है? माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती है। और पूर्णांक जो होते हैं उन पूर्णांकों के अंतर्गत हम देखते हैं
कि इसमें शून्य भी है और जो हमारी जो प्राकृत संख्याएं थी वो भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल कर ली गई है। तो जब ऐसा समूह संख्याओं का हमारे सामने होता है तब वहां पर हम कह सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखिए, इनसे कभी कभी हमारे सामने कुछ प्रश्न रख दिए जाते हैं और प्रश्न किस प्रकार से रखे जाते हैं, चलिए मैं एक प्रश्न यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए, मैं यह प्रश्न यहाँ पर कर रहा हूँ कि जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं ये पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो क्या प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है? तो देखिए, हमने प्राकृत से तो स्टार्ट ही किया था और वही प्राकृत संख्याएं ही इस पूर्ण संख्या के अंदर भी है, यहां से इधर तक, है ना। तो सभी प्राकृत संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती है, पर क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है क्या? तो नहीं होती है। क्यों? कौन सी संख्या नहीं होती है? 0 नहीं होती है प्राकृत संख्या, तो 0 पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आता है। अब यहां पर देखिए पूर्णांक संख्या में, अब पूर्णांक संख्या में क्या प्राकृत संख्याएं हैं कि नहीं है? तो बिल्कुल है। पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना। तो जो पूर्णांक होते हैं ना, उसमें पूर्ण संख्या भी आ गई, प्राकृत संख्या भी आ गई। तो इस प्रकार से इनका जो रिलेशन है, इनमें जो संबंध है, उसको भी आपको जानना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं और वहां पर हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो आपको समझना है कि जैसे हमने शुरुआत की थी वही नंबर फिर इसके अंदर आ गए, फिर अब ये दोनों उठ करके फिर इसके अंदर आ गए। तो इस प्रकार से इनका जो रिलेशन है वो हमें इसमें समझना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप पूर्णांक को भी समझ गए। जब धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं एक साथ होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। चलिए, इसी में हम आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। अब देखिए, परिमेय संख्याएं, फिर नई संख्याएं आ गई। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो देखिए, यहाँ जो संख्या रेखा हम देख रहे हैं, इसमें इस 1 और इस 2 के बीच में भी संख्याएं होती है, पर वो यहाँ पर हमें दिख नहीं रही पर होती है ना। अब वो कैसी होती है? तो भाई 1 से हम सीधे 2 पर पहुंच रहे हैं, पर 1 और 2 के बीच में 1.5 भी तो होता है, जिसे हम 1.5 कहते हैं। तो ये भी तो होता है। तो अब देखिए, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो देखिए, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 0 है और 0 से 1 के बीच में 1/2 भी है। अब 1/2 जो होता है ना, उसी को हम 1.5 अलग बोल दिया मैंने, इसे हम बोलेंगे, जैसे ये 0 और 1 के बीच में है तो इसे हम 0.5 कहेंगे, है ना। और जब आप 1 से 2 के बीच में जाओगे यहां पर, तो उसके बीच में ये जो संख्या है ये आएगी, है ना, ये संख्या आएगी। और इस संख्या को हम इस प्रकार से बटे में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसे बटे में हमें व्यक्त करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1.5 है, इसका दशमलव हटाया और यहाँ नीचे हमने 0 लगा दिया। अब ये संख्या जो है ये 15/10 बन गई। अब इसे 5 से हम काट देते हैं, तो 5 3 15 और 5 दूरी 10, तो ये बन गई 3/2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 1 और 2 के बीच में ये नंबर 3/2 होगा, और 3/2 को यदि हम दशमलव में लेके आते हैं तो वो 1.5 हो जाता है ना। तो इस प्रकार से 1 और 2 के बीच में ये नंबर हुआ। उसी प्रकार से 0 और 1 के बीच में 1/2 है, और 1/2 जो है वो क्या है? 0.5। तो है ना मजेदार। तो यहाँ पर परिमेय संख्या, इन्हें हम कहते हैं जो संख्या रेखाओं पर जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है ना, पूर्णांक होते हैं, इनके बीच में जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इन्हें हम भिन्न के रूप में भी लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1/2 लिखा, पर आप 1/2 का जो वास्तविक मान जानना चाहते हैं तो फिर आप 1 में भाग लगा सकते हैं और वो मान आपको इतना मिल जाता है।
तो इस प्रकार से आप या तो इस रूप में समझ लें या फिर इसे इस रूप में समझ लें। तो इन्हें हमने इस भिन्न के रूप में यहाँ पर लिखा है। तो ऐसी संख्याएं जो होती है उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जीरो भी यहाँ पर मौजूद है। तो परिमेय संख्या, क्या जीरो भी परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, और 0 के बटे में 1 लिख लेंगे तो ये भी एक भिन्नात्मक रूप हो जाएगा, और निश्चित इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक परिमेय संख्या होती है। क्या माइनस वाली भी होती है? तो बिल्कुल होती है ना, ये ऋणात्मक है पर ये भी परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की, पर एक पॉइंट और थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है। देखिए, परिमेय जो संख्याएं होती हैं इनके अंदर ये तीनों संख्याएं भी आ जाती है, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों ही इसमें शामिल होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ऊपर से जिस क्रम में चले थे ना, वो फिर दूसरे में मिल गई, फिर दूसरे तीसरे में मिल गई, तो तीसरे में पहली और दूसरी दोनों मिल गए। अब हम पहुंचे चौथे क्रम पे, और चौथे क्रम में यहां तक जैसे आए हम कि इसमें पहली, दूसरी और तीसरी, जिसमें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक तीनों प्रकार की संख्याएं ही इसके अंदर मिल चुकी है ना। चलिए अब बात करते हैं और आगे अगली संख्याओं की। देखिए, अगली जो संख्याएं हैं वो है अपरिमेय संख्याएं, है ना। अब जो परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। तो परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या होता है, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे? तो चलिए इनके कुछ उदाहरण देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि √2 है, √3 है और √15 है। इसी प्रकार से पाई है, और दशमलव के बाद में ये संख्या है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु इसमें आगे लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या आगे कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं, जैसे हम √2 है, √2 का जब मान निकालेंगे तो इसका जो मान जो भी √2 का निकलेगा वो आगे पॉइंट में चलता ही रहेगा। इसी प्रकार से हम √3 का निकालेंगे तो √3 का जो मान होगा वो भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो होती है इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जो होती है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और परिमेय जो होती है, इनमें क्या होता है कि इनमें दशमलव के बाद में, कुछ अंक के बाद में जो अंक हैं वो रुक जाएंगे, और नहीं रुकेंगे तो फिर रिपीट हो जाएंगे, पर इस क्रम में चलते रहेंगे। और इनमें ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू चलते रहेंगे। चलिए आगे इसी के अंदर हम बात करते हैं इसमें अगली संख्याओं की। अगली जो संख्या है वो है हमारी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? रियल नंबर जो है किन्हें कहते हैं? तो देखिए, जब परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का समूह बना दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, है ना। तो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आ जाएंगी और अपरिमेय भी आ जाएंगी। अब देखिए, परिमेय जैसे ही आती हैं तो परिमेय के अंदर तो प्राकृत भी आ जाती है, पूर्ण भी आ जाती है, पूर्णांक भी आ जाती है। तो निश्चित यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में टोटल नंबर आ गए। कहने का मतलब जितने भी आप देख रहे हैं ये सब वास्तविक नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। ये इनका रिलेशन है ना। क्योंकि परिमेय में आपकी प्राकृत आ गई, पूर्ण आ गई, पूर्णांक आ गई, और इसी प्रकार से अपरिमेय और परिमेय मिलकर ही वास्तविक संख्या बन गई। तो हो गई ना सारी नंबर एक साथ। तो इस प्रकार से हम इन्हें कहेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, हमारी मेन एक्सरसाइज की ओर।
चलिए अब देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, प्रश्नावली 1.1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी आपने देखा है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत जो शून्य था वो शामिल था कि नहीं था। तो आपने देखा कि परिमेय संख्याएं जो थी उनके अंदर भी शून्य जो था वो बिल्कुल शामिल था, क्योंकि शून्य के बटे में हम एक मान करके इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या होगा, है ना। तो निश्चित यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब देखिए 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो हम 2 अलग अलग तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, पर जो लगभग हमारे गणित में प्रयोग किए जाते हैं मैं वही तरीके आपको बता रहा हूं। तो देखिए पहले मैं यहाँ एक सरल सा तरीका ले रहा हूं जिसमें आप एक साथ ही 6 परिमेय संख्याएं निकाल पाएंगे, और दूसरा तरीका उसमें भी आप निकाल पाएंगे, पर उसमें आपको स्टेप टू स्टेप चलना होगा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक सरल तरीके की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हमें कितनी संख्याएं निकालना है, 6। तो 6 को लिख लेते हैं और 6 में हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, 7। आपको जितनी संख्या निकालना उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा, तो ये मैंने बना दिया 7। अब देखिए जैसे 3 है, ये 3 है ना। अब 3 में आपको यहाँ हिंट मिल जाएगी, जैसे आपने बनाया 7, तो 7 में आप 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 21। और ये आप अपने जजमेंट से भी कर सकते हैं, सोचकर भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं यदि 21/7 लिखता हूं तो इसका मतलब कितना है, 7 से आप 21 को काटेंगे तो कितना आएगा, तो आपको 3 ही आएगा। तो कह सकते हैं कि 3 का ये मैंने एक भिन्नात्मक रूप लिख दिया, है ना। 3 का मैंने एक भिन्नात्मक रूप लिख दिया। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर 4 है तो मैं 4 को किस रूप में लिख सकता हूं, मुझे हर के रूप में लेना होगा 7 को। तो मैं अंश किसे लूं, ऐसी संख्या जिससे मैं 7 को भाग लगाऊं तो 4 आ जाए। तो आप 7 का 4 में गुणा कर लीजिए, आपको उस संख्या मिल जाएगी, वो संख्या हो जाती है 28। तो 28/7। अब देखिए आप 7 से 28 को काटते हैं तो कितना आएगा, 4। तो कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ 4 को इस भिन्नात्मक रूप में लिख दिया। अब देखिए मुझे तो 3 और 4 के बीच में संख्याएं निकालना है, पर 3 और 4 के भिन्नात्मक रूप तो ये और ये भी हैं। तो निश्चित हम यदि संख्या इनके और इनके बीच में निकालते हैं तो मतलब हम इन दोनों के बीच में ही निकाल रहे हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 21/7, और इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा 28/7। अब देखिए दोनों के हर जो है वो समान होना जरूरी है। आप यदि ऐसा करते हैं तो उसमें हरों को आपको समान करना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 21 के बाद में क्या आता है, 22 आता है। फिर 22 के बटे में भी आप 7 लिख सकते हो। फिर 23 भी आता है तो 23/7 भी लिख सकते हो। फिर 24 भी आता है तो 24/7 लिख सकते हो। 25 भी आता है, 25/7 लिख सकते हो। इसी के साथ में 26 भी आता है, मैं यहाँ जगह नहीं है इधर लिख रहा हूँ 26/7। तो कितनी संख्याएं लिखी हमने इनके बीच में, 1 2 3 4 और 5। अब मैं 27/7 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 21/7 इसके और इसी के साथ में 28/7 जो कि 4 का ही रूप है, और 21/7 जो है वो 3 का रूप है। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हुई, तो 22/7 हुई, 23/7 हुई, 24/7 हो गई, 25/7 हो गई,
26/7 और 27/7 है ना। तो इन दोनों के बीच में ये संख्याएं हम लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, पर हमने सिर्फ इतनी ही लिखी है, और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं इनके बीच में, सिर्फ यही सीमित नहीं है। तो ये था हमारा पहला तरीका। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से परिमेय संख्या निकालने की। तो उसके लिए हम पहले इन्हें हटा देते हैं, इसे साफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके की। तो देखिए दूसरे तरीके में हम कैसे संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिया 3 और 4, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनका मध्यमान ज्ञात करना होगा। अब मध्यमान का मतलब क्या होता है, इनके बीच की संख्या। अब मध्यमान जो होगा वो इनके बीच की संख्या होगी, उसे ज्ञात करना होगा। अब देखिए 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है, तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं। जैसे कि 3 और 4 के बीच में 3.5 होते हैं, जिसे हम 3.5 भी कहते हैं। तो 3.5 या 3.5 ये है। पर अब इसे हम विधिवत रूप से कैसे निकाल के लाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 और 4 को जोड़ेंगे और इसमें 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि हम 2 संख्याओं का मध्यमान निकाल रहे हैं। तो 3 और 4 का मान जोड़ होगा 7, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, हमें मिल जाएगी पहली संख्या 3.5। अब देखिए कि ये आपकी पहली परिमेय संख्या हो गई। आप इसे पहली परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे कि आप 3 को ले लीजिएगा यहाँ से, और फिर इस संख्या को ले लीजिएगा। तो देखिए 3 और 3.5 इसे जोड़ लीजिएगा, इनका मध्यमान निकाल लीजिएगा। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 6.5/2। फिर आप 2 से इसमें भाग लगाइए। तो जैसे आप 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाता है 3.25। ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे कि इस संख्या को अभी हमने 3 के साथ लिया था, अब इसे आप 4 के साथ ले सकते हो। तो देखिए अब मैं इसे 4 के साथ ले लेता हूँ। 4.3.5/2। 4 और 3 कितना हो गया, 7.5/2। अब आप यहाँ पर 7.5 में भाग लगाते हो। तो 7.5 में आप भाग लगाओगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 3.75। ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। अब आप इस संख्या को 3 के साथ ले सकते हो, फिर उसे जोड़ोगे, फिर मध्यमान निकाल सकते हो, और फिर इस प्रकार से वो आपकी चौथी संख्या। फिर आप इस संख्या को ले सकते हो 3 के साथ में, 4 के साथ में, या फिर इन्हें आपस में भी आप ले सकते हो कि पहली संख्या जो ली थी इसे दूसरी के साथ ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप अनेक संख्याएं जो हैं वो इसमें निकाल सकते हो। तो ये हमारा दूसरा तरीका था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अभी हमने जो पूर्णांक थे 3 और 4 के बीच में देखे थे। अब यहाँ पर अगला सवाल है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ फिर हम वही 2 तरीके से में से जो भी हमें ठीक लगे उससे हम निकाल सकते हैं। कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं कि हम दूसरे से निकालें या पहले से निकालें, बस जो समझ में आए, जो सरल लगे उससे निकालें। तो देखिए यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालना है। अब देखिए 5 परिमेय संख्याएं निकालना है तो यहाँ पर हमें जोड़ने की जरूरत तो इसमें है नहीं, क्योंकि दोनों के नीचे आप देख सकते हो हर कैसे दे रखे हैं, एक समान ही दे रखे हैं। और वो जोड़ने की जरूरत हमें तब होती है जब दोनों के हर अलग अलग हो, तो उन्हें हमें समान करने के लिए आवश्यकता होती है। तो देखिए अब यहाँ पर 3/5 ये, और अगली जो संख्या है वो है 4/5।
अब जैसे हमने अभी जो तरीका अपनाया था उस तरीके से आप निकालोगे तो 3 के बाद में क्या आता है 4। तो अब यहाँ तो तरीका काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अब यहाँ तो 3 के बाद में सीधा 4 आ गया। तो अब आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम दूसरे और तरीके को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ 3/5 जो है इसे एक रूप में बदल रहा हूँ और उसको एक नया रूप दे रहा हूँ 30/50। अब 30/50 मैंने बोल दिया। अब 0 से 0 काटोगे ऊपर का नीचे तो ये हो जाएगा 3/5। तो 3/5 को मैंने इस रूप में लिख दिया। अब मैं 4/5 को लिख सकता हूँ 40/50। अब देखिए 3 और 4 के बीच में तो सिर्फ एक ही अंतर था, पर अब आपके सामने संख्या 30 और 40 में बदल चुकी है। अब इनके बीच में 10 संख्याएं तो आपको मिल ही जाएंगी उस तरीके से आप निकालोगे तो 4/5 को मैंने इस रूप में लिख लिया। अब इस रूप में क्यों लिखा समझ गए आप? क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे ढूंढते 3 के बाद में 4, 5, 6, तो यहाँ 3 के बाद तो 4/5 तो लिखी है। तो हमें और संख्याएं निकालने के लिए हमने और तरीके को थोड़ा सा चेंज कर लिया और दूसरे रूप में बदल दिया। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर 30/50 है। अब 30/50 का मतलब कितना होता है समझ गए आप? इतना ही होता है। और यहाँ पर आपके सामने है 40/50। ये तो 40/50 जो है ये, और ये 4/5 का ही रूप है। चलिए अब आप यहाँ से शुरू कर सकते हो कि पहली संख्या 30 के बाद क्या आता है 31, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। आप गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से 30 के बाद की गिनती होती है वो कहाँ खत्म करना है? 40 जब तक नहीं आ जाए, है ना। तो 36/50, 37/50, 38/50 और 39/50। ठीक है, हमें तो 5 ज्ञात करने को कहा था, पर हम 5 की जगह जितनी चाहें उतनी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 आपके लिए थी, है ना। आपको 5 ज्ञात करना था, 5 ले लीजिए। और 6, 7, 8, 9, ये 9 संख्याएं हमने इस क्रम में इसमें ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कोई भी संख्याएं, कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आपके लिए उत्तर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा। मैंने और संख्याएं दी ज़्यादा, 5 की जगह आपको 6 बोल दे तो भाई आप 6 चुन लीजिएगा, 7 बोल दे तो 7 ले लीजिएगा, 8 बोले तो 8 तक निकाल सकते हो, 9 तो 9, है ना। तो इस क्रम में आप इनको निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक दूसरे तरीके को देखते हैं, जहाँ भिन्नात्मक जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में परिमेय संख्याएं और किस प्रकार से निकालते हैं। हो सकता है कि आपने ये तरीका पहली बार देखा हो तो आपको शायद कुछ अनजाना सा लग रहा हो, तो मैं यहाँ पर एक दूसरे तरीके का इस्तेमाल भी करूँगा। चलिए अब देखिए, चलिए अब हम दूसरे तरीके से इसको देखेंगे। देखिए दूसरे तरीके से कैसे इसको देखेंगे, तो यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो वही तरीका अपनाएंगे जिसमें हम मध्यमान निकालते हैं, और 3/5 प्लस 4/5 ये हमने दोनों संख्याओं को जोड़ा है और इसमें 2 का भाग लगाएंगे। अब मैंने भाग का निशान ब्रैकेट की साइड रख दिया ताकि हमें गुणा करने या उसको समझने में, हल करने में आसानी हो। पहली संख्या के लिए यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे। 5 हमने लघुत्तम लिया है और ऊपर 3 और ये 4 वैसे के वैसे रहेंगे क्योंकि नीचे हर दोनों के एक जैसे हैं। और ये भागित 2 है, 4 और 3 7 हो जाते हैं, 7/5 और यहाँ पर भागित है 2। अब देखिए 7/5 में आप या तो 7/5 और इसमें भाग लगाते हैं 2 का, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, आप 1 मानेंगे, 4 संख्याएं बना सकते हैं और पहली और चौथी संख्या का गुणा और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा आप इसे कर सकते हैं। और या फिर आप तरीका यह अपना सकते हैं कि 7/5 लिखिएगा और भाग का निशान है इसे गुणा के निशान में बदल सकते हो।
परंतु आपको 2 का व्युत्क्रम करना होगा और 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2, क्योंकि 2 का उल्टा हो गया। तो जैसे 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो और इसका घुमा दो तो 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। ये गुणा का निशान भाग के निशान से इस रूप में आ गया। अब आप 7 का 1 में गुणा कीजिए, 5 का 2 में गुणा कीजिए। तो 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 होगा, 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी 10 होगा। ये आपकी पहली परिमेय संख्या निकल गई है ना। अब आप पहली परिमेय संख्या जो है 7/10 और 7/10 के साथ में अब आप कोई सी भी संख्या इन दोनों में से फिर ले सकते हो। तो अब हमने लिया 3/5 और 7/10। फिर वही इसमें भी हम 2 का भाग लगाएंगे। अब देखिए जैसे 2 के भाग को यहाँ नीचे हमने गुणा में बदला था तो हम यहीं ऊपर से ही इसको गुणा में बदल सकते हो। तो ये 1/2 कैसे आया समझ गए, ये भागे 2 करते थे ना, उसको घुमा करके उसका 1/2 बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम 10 होगा। 5 का भाग 10 में लगाओगे 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में करोगे 6 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 10 का 10 में भाग लगाओगे 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा करोगे 7 हो जाएगा। तो ये गुणित 1/2 चलता रहेगा। 6 और 7 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। और बटे में 10 है, इसमें हम 1/2 का गुणा करेंगे, 13 का 1 में, 10 का 2 में, तो ये हो जाता है 13/20। 13/20 आपकी दूसरी संख्या हो गई है ना। अब आप यहाँ पर इसी प्रकार से तीसरी संख्याओं को निकाल सकते हैं। देखिए तीसरी संख्या के लिए हम अब ले सकते हैं 4/5 और 7/10 को। फिर वही भाग का निशान गुणा में बदल देते हैं यहीं से, और ये एलसीएम लिया 10, 5 का भाग लगाया 2 और 2 का 4 में गुणा किया 8 है ना। 5 दूनी 10 और 2 आया, 2 का गुणा 4 में किया 8 हो गया। और यहाँ पर 7 और फिर ये ब्रैकेट और ये गुणा, 8 और 7 हो जाते हैं 15 और 15/10 इसमें गुणा करेंगे 1/2 का, तो 15 का 1 और 10 का 2 में करेंगे तो ये 20। तो अगली जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी हमें 15/20। ये हमारी दूसरी संख्या है ना, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब इसी प्रकार से आप दूसरी पहली को ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इनके बीच में निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको 5 संख्याओं तक पहुंच जाना है। तो किसी भी संख्याओं के बीच में आप निकाल सकते हो, जैसे हमने इन दोनों के साथ में निकाला, इन दोनों के बीच में निकाला। अब जो संख्या ये आई आप इसे और इसे लेकर भी निकाल सकते हो, फिर ये आई थी इसे और इसे लेकर भी निकाल सकते हो। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिएगा। तो कारण के साथ हमें अपने उत्तर देना है, सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? तो हमने सबसे पहले इसीलिए संख्याओं को देखा था कि आपको यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। तो हमने वहां पर देखा था कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सत्य कथन है। अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती है ना। इस प्रकार से यदि घुमा दिया जाता है प्रश्न को तो हमें समझना है, प्राकृत संख्याएं तो सभी पूर्ण हो जाती है, पूर्ण संख्याएं होती है, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण और पूर्णांक में अंतर क्या है। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 इस क्रम में चलती है। और पूर्णांक में हम देखते हैं कि इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती है, जैसे -5 -4 -3 2 और फिर ये भी जुड़ जाती है। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी कि माइनस वाले जो होते हैं वो तो पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कथन हमारा
असत्य होगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये कथन असत्य होगा, गलत कथन होगा। चलिए अब हम अगले को लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्याओं को आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्ण, प्राकृत ये सभी शामिल होती है, परंतु हर परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय तो हो सकती है पर परिमेय पूर्ण नहीं हो सकती है। ये उसी प्रकार का है, प्राकृत संख्याएं पूर्ण तो है पर सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है, उसी प्रकार का यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य होगा, है ना। क्योंकि आप बोल सकते हैं कि जैसे कि एक है, एक परिमेय संख्या तो है पर 1/2 ये एक पूर्ण संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, पर 1/2 जैसे हमने लिखा तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्याएं हैं, है ना। ये थे आज के हमारे गणित कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज 1.1। और यहाँ पर प्रश्न आपको कैसे लगा वो कमेंट्स करके बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, तभी हम अगली प्रश्नावली लेकर आएंगे, अन्यथा इसके वीडियो बनाना हम बंद कर देंगे। तो आपने हमें इधर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।